हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यूजीसी नेट 2013 दिसंबर 2013 का क्वेश्चन है ये, जिसमें कि 25 क्वेश्चन हमने कल कर लिए हैं। दिसंबर 2013 का है। पेपर फर्स्ट या जनरल पेपर आप कह सकते हो। ये 25 क्वेश्चन हमने इसके पहले वाले वीडियो में कर लिया है, आप जाके देख सकते हो। जो बच्चे बिल्कुल पहली बार देख रहे हैं उनको बता दूं, ये यूजीसी नेट के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीरीज चल रहे हैं, जिसमें आज डे 12 है। डे 12 आप सारे क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के आप यहाँ पे कर सकते हो। अभी हमारे पास टाइम है 2 मंथ्स। दिसंबर में एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, उसके पहले पहले हम कम से कम 30 या 40 क्वेश्चन पेपर कर लेंगे। तो बहुत सारे हमारे पास एक काइंड ऑफ, अगर हम 30 भी करते हैं तो 1500 क्वेश्चन हम काउंटर कर लेते हैं विथ एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन भी होगा। मैथ्स के जो क्वेश्चन है, उस मैथ्स के क्वेश्चन में ऐसा नहीं सिर्फ आंसर बताया जाएगा, मैथमेटिकल क्वेश्चन को सॉल्व भी किया जा रहा है यहाँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। 26 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट्स इज अ ग्रेटर रिस्क ऑफ अ डेजर्टिफिकेशन। कौन सा कंटिनेंट है जो बहुत ही हाई रिस्क पे है डिजर्टिफिकेशन, यानी रेगिस्तान बनने के कगार पे है। इसमें से कौन सा कॉन्टिनेंट? तो नॉर्मल सी बात है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से मिलते के आसपास है, वही तो होगा आपका सबसे ज्यादा, जहाँ पे सूर्य की रोशनी सीधे पड़ती है वहीं पे तो सबसे ज्यादा डिजर्टिफिकेशन होने का खतरा रहेगा। तो कहाँ पे सबसे सीधे सूर्य की रोशनी पड़ती है? तो अफ्रीका में। कहाँ पे? अफ्रीका। इसका सही आंसर क्या होगा? अफ्रीका। ऑप्शन नंबर ए। इसके देखो, अगर इसके आगे की ऑप्शन की बात करें तो एशिया भी इसके आसपास ही आता है, लेकिन अमेरिका और साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में तो अ, सबसे ज्यादा क्या होता है, स्नो स्नो वगैरह है, तो यहाँ पे कोई रिस्क ही नहीं है इनके पास। तो अफ्रीका इससे भी, एशिया से भी ऊपर आते हैं, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, वुमेन आर क्लोजर टू नेचर देन मैन। एक स्टेटमेंट दे रखा है जिसमें कहा गया है कि वुमेन आर क्लोजर टू नेचर, महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा प्रकृति से के अधिक निकट है। यह किस प्रकार का दृष्टिकोण है? तो क्या यह दृष्टिकोण रियलिस्टिक है, या फेमिनिस्ट है, या डीप इकोलॉजिकल की नॉलेज से है, या एसेंशियलिस्ट है? तो ये इन तीनों को देखो, ना तो ये रियलिस्टिक है, ना ही फेमिनिस्टिक है, ना ही ये डीप इकोलॉजिकल सेंस में है। ये है एक एसेंशियलिस्ट, यानी अनिवार्यतावादी, क्योंकि वुमन को इमोशन के साथ अटैच करके देखा जाता है, इसलिए इसको हम यहाँ पे अनिवार्यतावादी में या एसेंशियलिस्ट में डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैटर ऑफ ग्लोबल कंसर्न इन द रिमूवल ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। इसमें से कौन से ग्लोबल कंसर्न नहीं है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को रिमूव करने से कौन सा ग्लोबल कंसर्न नहीं होगा? उष्णकटिबंधीय वनों के समाप्त होने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा वैश्विक सरोकार का विषय नहीं है? कौन सा नहीं होगा? तो their ability to regulate surface and air temperature, moisture content and reflectivity, क्या ये होगा? ऑप्शन नंबर 20, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा? नहीं। their role is maintaining the oxygen and carbon balance of the earth, क्या ये सही होगा? क्या इसका कोई रोल है ऑक्सीजन और कार्बन डाई को संतुलन करने में अर्थ में? तो बिल्कुल है। अगर उष्णकटिबंधीय वन ही समाप्त हो जाएंगे तो धरती पे बहुत सारे, मतलब कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो संतुलन है वो हिल जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। इस वन से बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। देयर एबिलिटी टू ऑब्जर्व द केमिकल दैट कंट्रीब्यूट टू डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर में जो डिप्लेशन हो रहा है उससे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। Question number 29. The most comprehensive approach to address the problem of man-environment interaction in one of the following.
निम्नलिखित में से कौन सा उपागम मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया की समस्या से संबंधित सर्वाधिक व्यापक उपागम है? नेचुरल रिसोर्सेस कंजर्वेशन अप्रोच, अर्बन इंडस्ट्रियल ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, रूरल और एग्रीकल्चर ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, या वाटरशेड डेवलपमेंट अप्रोच। तो वाटरशेड डेवलपमेंट अप्रोच जो है वो पर्यावरण के अन्योन्य क्रिया की यानी कि मैन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन के सर्वाधिक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है या सबसे ज्यादा व्यापक उपागम है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। द मेजर सोर्स ऑफ pollutant gas carbon monoxide CO in urban areas is, तो क्या है अर्बन एरिया में सबसे मेन कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से सबसे ज्यादा निकलता है? तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से। सबसे ज्यादा कहाँ से निकलता है? ट्रांसपोर्ट सेक्टर से। In a fuel cell driven vehicles in the energy is obtained from the combustion of, एक ईंधन बैटरी चालित वाहन में ऊर्जा किसके दहन से प्राप्त होती है? बैटरी रिक्शा सभी देखते हैं, ईंधन बैटरी चालित, तो ये हाइड्रोजन से होती है। क्या चीज से होती है? किस चीज से होती है? ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन। Which of the following council has been disbanded in 2013? निम्नलिखित में से किस परिषद को वर्ष 2013 में विघटित कर दिया गया? कौन से को विघटित कर दिया गया? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल। कौन सा? डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल। Which of the following statement are correct about the National Assessment and Accreditation Council? नाक के बारे में पूछ रहे हैं, NNAC। Which of the following statement are correct about the National Assessment and Accreditation Council? It is autonomous institution. बिल्कुल it is. It is taken with the responsibility of assessing and accreditation institution of higher education and higher education. बिल्कुल, ये एक शॉर्ट वीडियो में भी इसके बारे में मैं बताई हुई हूँ और एक लॉन्ग वीडियो भी है, आप जाके चाहे तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ए 1 और 2। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 1 और 2। इट इज लोकेटेड इन दिल्ली? नहीं। इट हैज रीजनल ऑफिसेस? इसका भी नहीं है। अच्छा, उसमें आपको शायद नहीं बताई होंगी कि नाक का जो NAAC का जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पे? हेडक्वार्टर्स इसका है बेंगलुरु, कर्नाटका। कहाँ पे है? कर्नाटका में। ठीक है। ये इसको किसके द्वारा इसके पेरेंट डिपार्टमेंट कौन है, किसके द्वारा संचालित होता है? तो MOE यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, MOE मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा है। ठीक है। अभी के इसके जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी के एग्जीक्यूटिव है वो या डायरेक्टर आप कह सकते हो, प्रोफेसर अनिल है। और इसके आगे और बाद का तो नहीं पता, लेकिन ये कहाँ पे है? ये बेंगलुरु में है, ये दिल्ली में नहीं है। इट हैज रीजनल ऑफिसेस, तो नो, इट हैज नो, ये अपने आप में एक ही है, इसका कोई रीजनल ऑफिसेस नहीं है। तो और ये ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है। ऑटोनॉमस के बारे में मैं बता रखी हूँ, ऑटोनॉमस वो होता है जो अपना देख रेख अपना सब कुछ खुद करता है विदाउट किसी की हेल्प, ऑटोनॉमस बॉडी। देखो, एक क्वेश्चन से कितने सारे और भी जानकारी निकल के आती है अगर आप इसका पोस्टमार्टम करो कि ये चीज क्या है, ये कहाँ पे है। तो इसका यूजीसी नेट यही पूछता है। सिर्फ आपने एक चीज याद कर लिया, नाक का फुल फॉर्म क्या होता है, उससे भी नहीं हुआ। आपने ये याद कर लिया कि ये ऑटोनोमस है, फिर ठीक है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कहाँ लोकेटेड है। अगर ये इट इज लोकेटेड इन दिल्ली, बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे हाँ जी बहुत सारे ऑफिस दिल्ली में है तो ये भी दिल्ली में ही होगा। तो ऐसा नहीं है, एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस और रेज हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज डिसाइडेड dispute between two or more state falls under its,
अंडर इट्स मौलिक अधिकारिता यानी ओरिजिनल जुडिसेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 35 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। फटाफट से इसका आप लोग आंसर दो कि कौन सा किस इसमें जो स्टेटमेंट है कौन सा करेक्ट है। देयर आर 7 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। 2 union territories have legislative assembly. 1 union territory has high court. 1 union territory has capital of 2 state. तो देखो ये इसमें से ये तो सबको पता होगा 1 यूनियन टेरिटरी इज द कैपिटल ऑफ 2 स्टेट। और उसका वो यूनियन टेरिटरी का नाम भी आप लोगों को मे भी पता हो, सबको ही पता हो। आई होप कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी बच्चा होगा जिसको नहीं पता होगा। जो है कौन क्या है, चंडीगढ़। क्या है, चंडीगढ़। कहाँ का, हरियाणा का है और पंजाब का है। ये तो कंफर्म हो गया। 1 यूनियन टेरिटरी है हाई कोर्ट। बिल्कुल, कौन सा यूनियन टेरिटरी में हाई कोर्ट है, ये दिल्ली में है। ये भी आपको पता चल गया। 2 यूनियन टेरिटरी हैव लेजिस्लेटिव असेंबली, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। और अब जो फर्स्ट है देयर आर 7 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, तो ये क्वेश्चन 2013 का है। ये क्वेश्चन कब का है, 2013 का है। दैट टाइम वी हैव 7 यूटी, यू हैव 7 यूटी। नाउ कितना है, अभी कितना है आप बताओगे कमेंट करके। अभी 7 नहीं है, अभी आप कमेंट करके बताओगे कितना है। तो इसलिए उस टाइम के पर्सपेक्टिव में ये सही था, लेकिन आज अगर सेम क्वेश्चन आ जाता है तो ये ऑप्शन सही नहीं है, ये चेंज हो चुके हैं। तो आप कमेंट करके बताओगे कि कौन सा है चेंज हुआ है, कौन सा यूनियन टेरिटरी चेंज हुआ और कितने बढ़े हैं या घटे हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सीआईसी के बारे में कौन सा यहाँ पे सही है, कौन सा आंसर सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। क्या चीज के बारे में, सीआईसी के बारे में। द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, बिल्कुल सही है ये। द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दिस इज ऑल्सो ट्रू। The commissions and impose a penalty up to a maximum of 25,000, बिल्कुल सही है। It can punish an errant officer, नहीं, ये सही नहीं है। तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर 1 2 3 सही है, यानी सी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 37 हु अमंग द फॉलोइंग conducted the CNN and IBN the Hindus 2013 election tracker survey across the 267 constitution in 18 states। देखो ये उस टाइम के पर्सपेक्टिव में है, तो इसका आंसर आप अभी तो खैर इतना इम्पोर्टेंट आज के उसमें नहीं है, लेकिन फिर भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। In a certain code, teacher is written as VGCEJGT, द कोड ऑफ चिल्ड्रन विल बी। अब देखो इसके लिए आपको ABCD याद होना चाहिए, या तो आप लिख लेना, और आपको लिखने के बाद चलो एक बार इसको करके मैं बता देती हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत मतलब ये नंबर गेनिंग होता है, इसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं होती है। इसमें बस आपको ट्रिक पता होना चाहिए, ट्रिक पता होगा आप इसको कर जाओगे, और इस उस ट्रिक की वजह से आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। देखो क्या है, टीचर, TEACHER, ठीक है। टीचर को क्या चीज से नोट किया, VGCEJGT। देखोगे तो हर नंबर से एक का गैप होगा। अब ये कैसे देखोगे आप, तो इसके लिए आपको ABCD पूरा लिखना होगा। GHIJKLMNOPQRSVWXYZ। देखो मैं पहले भी आपको जब भी क्वेश्चन कराती हूँ, हर क्वेश्चन सेट में ये आया ही आया है।
मतलब ABCD पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता ही आता क्वेश्चन है। तो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि जाते के साथ पेपर मिलेगा, पेन मिलेगा, आप पहले ABCD लिख लेना, नंबर डाल लेना, उसके बाद छोड़ देना। तो आप ये मान के चलना आने आने वाले टाइम में 2 नंबर इसमें से आएंगे। अब ये कह रहा है, देखो टी कहाँ है, टी कहाँ है, टी ये रहा। टी का के जो टी के जगह पे जो लिखा गया वो वी लिखा गया है। तो टी से कितने आगे वी है, ये रहा वी। एक टी और वी में एक का गैप है, यानी कि इन दोनों लेटर में कितने का गैप है, एक का, +1 है। ठीक है, टी से +1 गया है अभी। अब ई कहाँ है, ई ये रहा। ई से कितना गया है जी, +1 गया है जी। ई क्या है, +1 जी। ठीक है, अब ए कहाँ है, ये रहा। ए से कितना आगे गया है, ए के बाद इसमें ए की जगह पे क्या आया है, सी आया है, तो ए से +1 सी गया है। अब देखो सी है, अब क्या है, सी है, सी की जगह पे क्या है, ई है, ये रहा सी, और सी से +1 आया है ई। ठीक है, सब में +1 आपको दिख रहा होगा। एच है, एच से +1 जे है, एच कहाँ है, ये रहा एच, और इसमें से +1 आया तो जे हो गया। ई है, ई से +1 जी है, ई कहाँ है, ई ये रहा, +1 जी। तो हमें ये पता है कि सब में +1 किया गया है, यानी चिल्ड्रन है तो सी है, तो सी से +1 करोगे तो क्या होगा, ई होगा, तो सबसे पहले ई। अब देखो ये दोनों ऑप्शन तो यहीं पे हट गई, इन दोनों में से देखना है ई। फिर उसके बाद क्या है, एच, एच का +1 क्या होता है, एच का +1 जे है। तो हमारे पास आ गया, लिखते चलते हैं, ई जे। फिर अगला क्या है, आई है, आई कहाँ है भाई, आई ये है, आई का +1 क्या है, के है, के। अब देखो, अब इसके बाद इसको भी देखने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। आगे तुम खुद करके देख लेना, बहुत ही लेंदी, मतलब टाइम टेकिंग नहीं है। अगर आपको पता है तो फटाफट हो जाएगा, नहीं पता तो फिर तो भगवान मालिक है। ठीक है, अब इसको मैं इरेज कर लेती हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग चाहो तो साथ मिलके हम इस पे क्वेश्चन बहुत सारे कर लेंगे एक बार, सो दैट हमारा ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से अपना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A person has to buy both apples and mango. The cost of one apple is 7 rupees, whereas the mango is 5 rupees. If the person has 38 rupees, the number of apple can be buy it. कोई mathematical विक्रम नहीं लगानी है यहाँ पे, नॉर्मल सी बच्चों की तरह सोचना है, जैसे आप बच्चे को समझाते हुए वैसे समझाना है। कह रहा है कि एक व्यक्ति है जिसको सेब तथा आम दोनों को खरीदना है। एक सेब की कीमत 7 रुपए जबकि एक आम की कीमत 5 रुपए है। यदि उस व्यक्ति के पास 38 रुपीज है तो वह कितने सेब खरीद पाएगा, यानी उसको आम प्लस सेब दोनों खरीदना है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आम खरीदेगा और सेब नहीं खरीदेगा, या सेब खरीदेगा आम नहीं खरीदेगा, उसको आम भी खरीदना है। तो 38 है और सेब कितने रुपए का है, 7 रुपए का है। तो एक तो आम उसने खरीद लिया 5 रुपीज का, तो उसके पास कितने बचा, 38 - 5 करोगे तो क्या बचेगा, फटाफट बताओ। 33 में अब उसको सेब खरीदने हैं, तो 33 को डिवाइड कर लो 7 से, कितने सेब मिलते हैं, 7 4 जा 28। अगर 7 5 करोगे तो 35 हो जाएगा, जो कि -2 रुपये 2 रुपीज हो जाएगा, तो 4। तो यानी 4 से वो खरीद पाएगा। एक आम तो उसने खरीद लिया है, उसको दोनों खरीदना है। ये नहीं बताएगा क्वांटिटी कितना खरीद करना है, वो बस ये पूछ रहा है कितना वो एप्पल खरीद सकता है। तो वो एप्पल चाहे तो एक भी खरीद सकता है, लेकिन वो हाईएस्ट पूछा गया है तो 4 आएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है। A man pointed to a lady said that the son of her only brother is the brother of my wife. The lady is related to the man as। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। अब जब मेरे पास ये क्वेश्चन आया तो मैं जब इसको सॉल्व कर रही थी तो मैंने देखा कि अब भाई इसको कहाँ से कैसे क्या बनाऊं। बहुत सारे, जैसे नॉर्मल फैमिली चेन बनती है, मैंने बनाया तब भी टाइम ले रहा था, नहीं बन पा रहा था। तो फिर मैंने अपने आप को सेंटर में रख लिया। क्या रख लिया, अपने आप को सेंटर में रख लिया, यानी ये जो महिला है ये मैं खुद बन गई। ठीक है, और तो मैंने सोचा ये आदमी मुझे कह रहा है कि इसके ये आदमी मुझे कह रहा है कि उसके एकमात्र भाई यानी मेरे भाई का
इकलौता बेटा, मेरे भाई का जो पुत्र है, मेरे भाई का जो बेटा है, वो इस आदमी के इस आदमी ने मेरे को कहा, इस आदमी ने किसको कहा, मेरे को कहा कि इसके मेरे भाई का, मतलब मैं अपने उस आदमी के अकॉर्डिंग से नहीं देख रही हूँ, मैं अब इस क्वेश्चन को अपने साथ ले कि मेरे भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, मतलब मेरे भाई का जो बेटा है वो इस आदमी के पत्नी का भाई है, तो मैं कौन, मेरा भाई इसका इस आदमी को कौन लगेगा, ससुर लगेगा, और मैं इसकी ससुर की कौन लगूंगी, बहू बहन लगूंगी, तो ससुर की बहन, यानी सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ। आप चाहे बॉय हो या गर्ल हो, आप अपने आप को इस आदमी की बहन, इस आदमी की, मतलब ये जो लेडीज है वो अपने आप को समझ लेना, और ये जो आदमी है वो आदमी को ही रहने देना, फिर रिलेशन देखना, फटाफट से सॉल्व हो जाएगा। वैसे मैंने बहुत सारे, मतलब जब मैं भी सीख रही थी तो मैंने देखा था कि इसको आप, एक फैमिली ट्रीज होती है वैसे आप चेन्स ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि अगर आप सेंटर में अपने आप को रख लेते हो, अपने आप क्या अपने, क्योंकि हम सारे रिलेशनशिप में बंधे हुए, हम सबके मामा चाचा नाना ताऊ ताई सब होते हैं, तो वो वहां पे सेंटर में रख के और सोचने लग जाएंगे तो फटाफट से आंसर निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, इन दिस सीरीज 2 4 समय इतना जो नंबर है इसको आप पढ़ लो, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सक्सेसिव नंबर हैव अ डिफरेंट ऑफ 2 ईच, इसमें से कितने सारे संख्याएं हैं, सक्सेसिव संख्याएं हैं, मतलब सक्सेसिव के एक के बाद एक, जिनमें कि दो का अंतर है, जिनके बीच दो का अंतर है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले इसमें हमें देखना होगा कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें कि जिसमें दो का अंतर हुआ, तो देखो कहाँ कहाँ है, 6, 6 और 4 बीच में एक है, दो का अंतर नहीं, 5 का है, 4 और 1, ये रहा दो का अंतर, यहाँ पे एक मिल गया, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं 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 है, ये मिला। ओ नहीं, यहाँ पे हमें सक्सेसिव नंबर पूछा है, हम क्या अल्टरनेटिव नंबर निकाल लेते, क्या था, सक्सेसिव नंबर पूछा है, मिस्टेक हो जाता है ये, ठीक है। देखो, 6 और 4 के बीच में एक अंतर है, दो का, है ना, फिर कहाँ है, फिर अगला देखो कहाँ है, 4 और 2 के बीच में अंतर है, फिर नेक्स्ट देखो 5 और 3 के बीच में अंतर है, फिर 8 और 6 के बीच में अंतर है, फिर कहाँ है, फिर कहाँ है, फिर कहाँ है, फिर 5 और 3 के बीच में अंतर है, तो कितने हो गए, फिर 6 और 8 के बीच में अंतर है, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। The main marks obtained by a class of 40 students in 65. The mean marks obtained by a class of 40 students is 65. The mean marks of the half of the student is found to be 45. The mean marks of the remaining student is 40 विद्यार्थियों की एक क्लासरूम है जिसमें कि उनके प्राप्तांक, उनके जो मार्क्स हैं उसमें उनका जो मीन है, मीन वैल्यू कितनी है, 65 है। कक्षा के आधे विद्यार्थियों के प्राप्तांक का मध्यमान 45 है, यानी मीन 45 है, तो बचे हुए की का प्राप्तांक, मतलब जो और बच गए 40, कितने स्टूडेंट है, अगर मान लो आधे, तो यानी 20 के 45 है, तो जो 20 बच गए उनके कितने होंगे मीन वैल्यू। चलो इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 20 40 स्टूडेंट है जिनका मीन जो है 40 स्टूडेंट का 65 है, ठीक है, कह रहा है कक्षा के आधे विद्यार्थियों का प्राप्त मध्यमान जो है 45 है, जो हाफ स्टूडेंट है उसके कितने हैं, 45 है, बचे हुए विद्यार्थियों के प्राप्तांक बताइए। तो एक फॉर्मूला होता है, एवरेज ऑफ अनदर हाफ, एवरेज ऑफ अनदर हाफ इक्वल टू एवरेज
प्लस माइनस एवरेज ऑफ द डिफरेंस। तो यहाँ पे बचे हुए विद्यार्थी कितने हो गए? 20 बच गए। मल्टीप्लाई बाई जो आपके आए हैं वो कितने हैं? ये तो फॉर्मूला हो गया, लेकिन एवरेज ऑफ डिफरेंस निकालेंगे कैसे? यहाँ पर आपको गुचर पुचर समझ में नहीं आएगा, रुको इसको अच्छे से लिखती हूँ। कहाँ पे लिखे, कहाँ पे लिखे? चलो इस क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व करते हैं। एवरेज ऑफ अनदर हाफ इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? इक्वल टू फॉर्मूला होता है एवरेज प्लस माइनस एवरेज ऑफ डिफरेंस। ठीक है, अब देखो एवरेज ऑफ डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? एवरेज ऑफ डिफरेंस कैसे निकालेंगे? एवरेज ऑफ डिफरेंस निकालेंगे कैसे? 20 × 65 हमारे टोटल थे 40, 65 माइनस 45 कर लिए, अपॉन में क्या कर लेंगे? 20। ठीक है, अपॉन में 20। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 65 प्लस 25। एवरेज ऑफ अनदर हाफ क्या हो जाएगा? 65 प्लस 20 इक्वल टू 85। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आप इसको सॉल्व करके देखना और फिर इसको यहाँ पे पुट कर देना, इसका सही आंसर यही आएगा। इसको इरेज कर दो क्योंकि बहुत ज्यादा पहुंच पहुंच हो रहा है। चलो, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। Anil is twice as old as Sunita. 3 years ago, he was 3 times as old as Sunita. The प्रेजेंट एज ऑफ अनिल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक या 8th क्लास में सभी बच्चों ने किया होगा। क्या क्वेश्चन कह रहा है? अनिल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सुनीता। देर देर 3 years ago he was 3 times as old as Sunita. The present age of Anil is। अगेन इसको भी अगर सॉल्व करते हैं तो काफी लॉन्ग प्रोसीजर में जाएगा, जहाँ जो कि यहाँ पे जगह नहीं है। अगर आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट करके बताना। नेक्स्ट टाइम इसके लिए अलग से, ऐसे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसके लिए अलग से एक वीडियो बन जाएगी जिसपे कि हम सारे फॉर्मूला के साथ पढ़ेंगे। 12 ईयर्स इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल नेटवर्क? सोशल नेटवर्क इसमें से कौन सा है? तो अभी के टाइम में ये ट्विटर जो है सोशल नेटवर्क, अभी के टाइम में क्या, कभी के भी टाइम में ट्विटर ही था। द पॉपुलेशन नहीं है, आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक इन सब के बारे में बहुत ज्यादा चलन, आम बात हो गया है। व्हाट्सएप, ये सारे सोशल अकाउंट है। Amazon.com की अगर बात आती है तो ये क्या है? ये शॉपिंग शॉपिंग स्पॉट है। ईबे भी शॉपिंग स्पॉट है। gmail.com क्या है? ये आप बताना, gmail.com क्या है? कमर्शियल डोमेन है ये। ठीक है, the population information of is called parameter, while the corresponding sample information is known as statics, none other than। इसके लिए तो क्या ही सोचना है, स्टैटिक इसका सही आंसर होगा। अब देखो, रीड द फॉलोइंग में बार बार इसीलिए स्किप करती हूँ क्योंकि टाइम टेकिंग होता है और हर टाइम पैसेज अलग अलग आते हैं। आप इसको एक बार रीड कर लेना, मैं इसका आंसर आप लोगों को बताते हुए चलती हूँ, आंसर आप टिक करते जाना।
एक बार रीड करके और इसको खुद से करने की कोशिश करना। आफ्टर दैट आप लोग आंसर इसका देख के सही और गलत लगाना। ठीक है, इसमें जितने सारे कितने क्वेश्चन करने थे इसमें, ये जितने सारे थे ये सारे के सारे हमने सिर्फ आंसर आपको बता दिया, ताकि अगर आप कहीं कंफ्यूज होते हो कि क्या ये इसका सही आंसर है या नहीं है, कैसे पता करें, तो आप यहाँ पे जाके सही आंसर देख सकते हो। अब आते हैं हम पहले 2013, जब 2013 में क्वेश्चन नंबर जो होते थे क्या ज्यादा होते, मतलब 60 तक क्वेश्चन होते थे जिसमें हमें 50 करना होता था। कुछ क्वेश्चन हम 10 क्वेश्चन को हम स्किप कर सकते थे, 10 क्वेश्चन को क्या कर सकते थे, स्किप कर सकते थे। तो चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का 51 का है डी। ये भी करते हुए चलना, इसको क्यों छोड़े भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। While delivering lecture, if there is some disturbance in the class, a teacher should, तो पनिशमेंट या कोई भी ऐसा चीज जिससे बच्चे डिमोरलाइज हो, वहां तो हमें उस ऑप्शन पे तो जाना ही नहीं है। हमें उसको मोटिवेट करना है। मोटिवेट टू टीच दोज कॉजिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इफेक्टिव टीचिंग इज अ फाउंडेशन ऑफ, इफेक्टिव टीचिंग इज अ फाउंडेशन ऑफ, किस चीज का इफेक्टिव टीचिंग फाउंडेशन होता है? प्रभावी शिक्षण निम्नलिखित में से क्या है? सॉरी, इफेक्टिव टीचिंग इज अ फंक्शन ऑफ। तो इफेक्टिव टीचिंग किसका फंक्शन होता है? टीचर मेकिंग स्टूडेंट्स लर्न एंड अंडरस्टैंड। द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज modification in of behavior. Arrange the following teaching process in order. इसको ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। टीचिंग अरेंजमेंट करना है टीचिंग में। तो सबसे पहले फॉर्मुलेटिंग इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव। आफ्टर दैट आप क्या करते हो? रिलेटेड द प्रेजेंट नॉलेज विद द प्रीवियस वन, जो बच्चे का प्रीवियस नॉलेज है उससे फिर रिलेट करते हो। फर्स्ट फिर सेकंड, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, फिर उसके बाद ये थर्ड हो गया। फिर उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद करते हैं री टीचिंग या इवेल्युएशन। उसके बाद क्या करते हैं? इवेल्युएट करते हैं। री टीचिंग नहीं करते, उसके बाद क्या करते हैं? इवेल्युएट करती हैं। फोर्थ नंबर आ गया। उसके बाद अगर बच्चे फिर से उसमें कोई कमी रह जाती है तो उसको री टीचिंग में कंप्लीट करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। CIET stand for CIET. CIET Central Institute of Educational Technology. Institute of Education Technology कहाँ है? देखो CIET, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। टीचर्स रोल एट द हायर एजुकेशन लेवल ऑफ, हायर एजुकेशन लेवल में टीचर का क्या रोल होता है? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट, प्रमोट सेल्फ लर्निंग इन स्टूडेंट्स। तो हायर एजुकेशन में टीचर क्या करेगा? प्रमोट सेल्फ लर्निंग इन स्टूडेंट। The the Western School of Understanding was popularized by, Western जो स्कूल है वो क्यों पॉपुलराइज है? तो वो है जर्मन स्कूल, जर्मन सोशल साइंटिस्ट जो है वो इसके लिए इसको पॉपुलराइज किए हुए। क्वेश्चन नंबर 59 है, द सीक्वेंशियल ऑपरेशंस इन साइंटिफिक रिसर्च आर। द सीक्वेंशियल साइंटिफिक रिसर्च की सीक्वेंस क्या है? तो साइंटिफिक रिसर्च का जो सीक्वेंस होता है वो है कोवेरिएंट, elimination of sources relation, elimination of suppresses relations, generalization और theorization। उसके बाद थ्योरी, उसको थ्योरी इनपुट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, इन सैम्पलिंग द लॉटरी मेथड इज यूज्ड फॉर। तो नन अदर देन रेंडमाइजेशन अगर हम करते हैं तभी लॉटरी मेथड यूज होती है। आई होप कि आप लोगों को ये कितने क्वेश्चन हो गए? 30 25 35 क्वेश्चन
बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्जामिनेशन में, बूस्ट करेंगे। आप अपना ध्यान रखिए। ऐसे ही हम डेली, अभी आज डे 12 है, पर डे अगर 25 30 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन बैंक हमारे पास अच्छा खासा हो जाएगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को एफर्ट मेरी एफर्ट मेरी बातें समझ आ रही है तो आप प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और हेल्प करें खुद भी ग्रो करने में, ग्रो हूँ और मेरे को भी ग्रो करने में हेल्प करें। थैंक यू।